गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही आप सबका मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल योजना पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी पॉलिटी की क्लास को हम आज एक नए टॉपिक जिसका संविधान में जिक्र आपातकाल के नाम से यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस के नाम से है, उससे आगे बढ़ाएंगे। यानी आज की क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो आपातकाल उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस पर करेंगे, जिसका जिक्र संविधान के भाग 18 यानी पार्ट 18 में आर्टिकल 352 टू 360 के बीच में है। तो ये आपातकाल क्या होते हैं, आपातकाल के उपबंध क्या है, क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्यों इसको संविधान में जोड़ा गया है, इन सारी बातों पर और कितने प्रकार के होते हैं, किसमें क्या क्या होता है, सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उन पर चर्चा करने से पहले से कुछ बेसिक चीजों को हम समझ लेते हैं। देखिए, आपातकाल है क्या? आपातकाल किसी व्यक्ति के लिए भी एक ऐसी परिस्थितियां जब उसके लिए एक विकट समय आ जाए, है ना, एक परेशानी भरा समय जब किसी के लिए आ जाए, जब किंग कर्तव्य विमूढ़ सी परिस्थितियां हों, यानी कि कुछ समझ में ना आए, उसको हम लोग कहते हैं आपातकाल, है ना। वो एक व्यक्ति के जीवन में भी होता है और देश के लिए भी आता है। ठीक, जब किसी व्यक्ति के जीवन में भी आता है तो वो एक व्यक्ति या एक परिवार से संबंधित होता है ना। अब परिवार में आया, एक व्यक्ति के ऊपर पड़ गया तो परिवार अगर उससे जुड़ा तो उस पर आ गया। लेकिन जब इसी प्रकार किसी देश पे आता है तो उस देश में रहने वाले सभी नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस परिस्थितियों से जो है जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही देश में कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, ठीक, आपातकालीन परिस्थितियां, इमरजेंसी, तो उसमें देश किस प्रकार से अपने शासन व्यवस्था को, अपने स्वरूप को, अपने लोगों को संभालेगा, उसी के कुछ प्रावधान दिए गए हैं इस भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 में। ठीक, इमरजेंसी प्रोविजंस को हमने जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन है ये हम लोगों ने कहां से लिए? ये हमने जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दो जगह से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को लिया। ठीक, अब क्या इसके भीतर प्रावधान रखे गए, कुछ उस पर चर्चा करें। देखिए, ये हम लोगों ने इसलिए लिया कि देश में कोई भी असामान्य स्थिति, है ना, और सरल भाषा में अगर देखा जाए तो आपातकाल का मतलब होता है एक असामान्य स्थिति। तो देश में जब भी कोई असामान्य स्थिति हो तो केंद्र सरकार, ठीक, किस प्रकार से ऐसे उपबंध करेगी, वो कौन कौन से प्रोविजंस होंगे जिससे वे देश की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता, सबको, सबके स्वरूप को सक्षम रखने में जो है ये प्रावधान केंद्र सरकार के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक, ताकि केंद्र सरकार इस असामान्य सी परिस्थिति को से प्रभावी ढंग में निपटने में सक्षम है। ठीक, तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस क्या करते हैं कि ये इसलिए दिए गए हैं कि जब देश में कोई असामान्य सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, असामान्य सी परिस्थिति से तात्पर्य जब देश की प्रभुसत्ता को, एकता को, अखंडता को, इस देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को जब कोई खतरा हो, यानी कि यूनिटी, इंटीग्रिटी, ठीक, और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है इस देश का, इन सारी चीजों पर जब कोई खतरा हो, है ना भाई, एक देश को में खतरा क्या उत्पन्न होगा? एक देश के लिए एक असामान्य स्थिति कौन सी होगी? एक देश के लिए असामान्य स्थिति यानी कि इमरजेंसी वाली स्थिति कौन सी होगी? जब उस देश की एकता, अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी,
इस देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम, डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम, इन पर कोई खतरा होगा तो इन पर अगर कोई खतरा होगा, इन चारों पर, तो भाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी इस पे जब कोई खतरा आए तो ये चीजें बिखरने ना पाए, क्योंकि अगर इस देश की एकता को खतरा हुआ तो स्वाभाविक रूप से इसकी अखंडता को भी खतरा होगा, और अगर एकता और अखंडता को खतरा होगा तो प्रभुसत्ता पे भी खतरा आएगा, और प्रभुसत्ता पे खतरा आएगा तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वैसे ही ध्वस्त हो जाएगी। ठीक, और जब ये सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी तो आपका देश नहीं रह पाएगा, वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, आपका संविधान खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए केंद्र सरकार को कुछ अचूक अस्त्र दिए गए हैं, है ना, कुछ अचूक अस्त्र। महाभारत या रामायण में हम लोग देखते थे, महाभारत में जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास का समय था, तो वनवास के समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि ये जो वनवास का समय है, देखिए जीत का अंतर जो है वो समय तय कर देता है। जैसे मानिए लॉकडाउन का समय, ठीक, ये लॉकडाउन का समय देश में कैसा एक असामान्य समय है ना भाई। इससे पहले ना पिछले साल ना इस बार गवर्नमेंट पिछले साल में बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, एक अजीब सी चीज आई है, ठीक, जिसका किसी को कुछ पता नहीं था, महामारी। तो एक असामान्य सी परिस्थिति है, अब इसको कैसे निपटे, तो लग गए लोग, है ना। डॉक्टर्स ने पीपीई किट पहन के 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम किया। ये डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंज था, एक ऐसी बीमारी से देश लड़ रहा था जिसका कुछ अता पता नहीं था, कहाँ से क्या है इसका मूल स्वरूप, कैसे ये प्रभावी हो रहा है, इसका इलाज क्या हो, कोई वैक्सीनेशन नहीं, ठीक। तो ट्राई हो रहा था, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, डॉक्टर्स लगे, उसमें भी काफी जानें बचाई गई। इस बार जब सेकेंड वेव आई तो ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी, सरकारें पहले से अवेयर नहीं थी, लेकिन उसके बाद आपातकालीन परिस्थितियों में जो सरकार ने अपना कुशलतापूर्वक काम किया। आप देखिए कितनी जल्दी 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में सप्लाई ऑक्सीजन की वो हो गई, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, ग्राफ बहुत नीचे आ गया जो पॉजिटिव पेशेंट्स हो रहे थे। क्यों? ये फटाफट, ये सरकार के मूल नेतृत्व को दिखाता। तो इसी प्रकार जब मैंने आपसे बताया कि महाभारत का समय था, तो उसमें जब वनवास का समय होता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि युद्ध जीत रहा है, ठीक, तो किसकी खोज में निकलो। उन्होंने बोला युद्ध जीत रहा है तो दिव्यास्त्रों की खोज में निकलो, और उन दिव्यास्त्रों में एक दिव्यास्त्र ऐसा है जिसको सामान्य परिस्थिति में नहीं चलाया जा सकता, वो है ब्रह्मास्त्र। पूरा महाभारत का युद्ध बीत गया, लेकिन अर्जुन ने लास्ट में महाभारत का युद्ध बीतने के बाद जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का गर्भ में जो है मार दिया था, हालांकि भगवान कृष्ण ने दोबारा जीवन दिया उसको, उधर नहीं जाना माइथोलॉजी में, तो तब इस्तेमाल किया, पूरे उसमें नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आपातकालीन परिस्थिति में होता है। तो ये प्रोविजंस भी कुछ ऐसे हैं, ठीक, ये तब दिए गए हैं जब एकदम असामान्य सी परिस्थिति आ जाए देश में, तो ये केंद्र सरकार को प्रदान किए गए कि आप जो है देश की और संविधान की रक्षा करेंगे। तो सामान्य परिस्थितियों में जो देश का आप शासन स्वरूप देते हैं वो कैसा है? संघीय शासन स्वरूप, इसको आप फेडरल रूलिंग सिस्टम बोलते हैं, संघीय शासन स्वरूप, फेडरल रूलिंग सिस्टम। लेकिन जब आपातकाल देश में लगता है तो केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, ठीक। ये जो आपका एकात्मक, ये जो आपकी संघीय सिस्टम है, फेडरल सिस्टम, जहां पर केंद्र सरकार के अलग अधिकार है, राज्य के अलग, वो यकायक एकात्मक व्यवस्था यानी कि यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपातकाल देश में लागू होता है तो देश किस व्यवस्था में आ जाता है? एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था से तात्पर्य है कि फिर सबसे सर्वथा शक्तिशाली केंद्र हो जाता है, यहाँ तक कि राज्य और राज्य सरकारें पूर्णतः केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है, केंद्र सरकार के पास पावर्स आ जाती है, वो राज्यों के लिए भी नियम बना सकते हैं, ठीक।
वो राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी देते हैं। उनके दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक हो जाता है राज्य सरकारों के लिए। सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता। सामान्य परिस्थितियों में राज्य अपने कार्य करते हैं और केंद्र सरकारें जो है वह अपना काम करती है, ठीक। लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में क्या होता है, केंद्र के पास जो है राज्य की शक्तियां आ जाती है। राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो, ठीक। संसद का सत्र चल रहा हो तो संसद राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है। सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है वो कुछ ही परिस्थिति में जो है वो राज्यों को दिशा निर्देश देती है, लेकिन आपातकाल की परिस्थिति में केंद्र सरकार जो है वह राज्यों पर पूरा कंट्रोल कर लेती है, ठीक। और राज्यों को ये मानना भी होता है, ठीक। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसी व्यवस्था के लिए बोला था कि भारत का संविधान और भारत की जो देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। उन्होंने जब स्टार्टिंग में चर्चा की थी तो बोला था कि भारत का संविधान जो है ना बहुत ज़्यादा कठोर है ना बहुत ज़्यादा लचीला है, हम बीच में है ना अत्यधिक कठोर ना अत्यधिक लचीले। ऐसा भी नहीं कि कोई आसानी से मोड़ के ले जाए और ऐसा भी नहीं कि कठिन से कठिन परिस्थिति हो और हम मोल्ड ना हो पा रहे। तो देखिए जैसे ही भारत का सामान्य स्वरूप कैसा, संघीय स्वरूप, फेडरल स्ट्रक्चर। जब देश में सब सामान्य चल रहा होगा तो स्वरूप कैसा होगा, फेडरल। एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ राज्य सरकार, वो अपने कार्य कर रही है, वे अपने कार्य कर रहे हैं। दोनों के विषयों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन जैसे ही देश में आपातकालीन परिस्थिति आई, यानी कि असामान्य परिस्थितियां आई, तो तुरंत इस देश का जो संघीय स्वरूप है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इट इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू अ यूनिटरी सिस्टम। वह तुरंत संघीय स्वरूप एक एकात्मक ढांचे के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है ना, तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका। ये इस खूबसूरती है। इतनी खूबसूरती तो अमेरिका के संविधान में नहीं है। अमेरिका का संविधान जो है फेडरल है, वहां कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी भी सारी पावर्स जो है सेंट्रल को नहीं आ सकती है। वहां स्टेट और सेंट्रल की पावर्स डिवाइड है, वो वही रहेंगी चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम है, कैसा भी समय आ जाए वो वहां पर कोई राज्य सरकार का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया कितना खूबसूरत है, हमारा भारतीय संविधान कितनी लोचशीलता रखी गई है कि जैसे ही परिस्थितियां कठिन हो तुरंत केंद्र सरकार के हाथ में सारी जिम्मेदारी आ जाए, ठीक। तो आइए देखते हैं कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का जो है प्रावधान किया गया। तो जैसे मैंने बताया, हम लोग ने ये जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको लिया है। तो भारत में आपातकाल 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के आपातकाल। कौन कौन से? पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक। देखिए इसको बोला तो जाता है युद्ध, वायु आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर देश में असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो तो उस समय अनुच्छेद 352 का उपयोग करके देश में जिस आपातकाल को लगाया जाएगा उसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि इसकी जो नाम रखा गया वो रखा गया आपातकाल की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, लेकिन सामान्य परिस्थिति में उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, कब ये लगाया जाता है? आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है। ये युद्ध, अगर देश में युद्ध का माहौल हो, वायु आक्रमण, किसी एक्सटर्नल फोर्सेस ने देश पर आक्रमण कर दिया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में परिस्थिति, इसको लगाया जाता है। युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल को देश पर लगाया जाता है। हालांकि संविधान में इसका नाम क्या है? संविधान में इसको आपातकाल की घोषणा के नाम से भी
जाना जाता है। संविधान में इसे आपातकाल की घोषणा, और सरल शब्दों में जनरली जो शब्द टर्म यूज होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। दूसरा जो आपातकाल है उसको हम सरल भाषा में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, परंतु संविधान में जो इसका नाम है वो है राज्य में संवैधानिक तंत्र का, राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, तंत्र का विफल होना। आर्टिकल 356 सरल भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन के राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, आर्टिकल 356 सामान्य भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक, राज्य आपातकाल भी आदमी बोल देता है। ये कब आता है? देखिए, केंद्र सरकार का दायित्व है कि राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र के अनुरूप, यानी संविधान के अनुरूप जो है राज्य सरकारें अपना संचालन करें। लेकिन जब किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को ये ज्ञात हो जाए कि राज्य जो है संवैधानिक तंत्र राज्यों में फेल हो चुका है, यानी राज्य जो है, स्टेट जो है, कोई भी स्टेट अपना जो रूलिंग सिस्टम है, प्रोसेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रही, तो फिर वहां पर ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाता है। हालांकि संविधान में इसका नाम राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना के नाम से कहा गया है। ठीक, और नेक्स्ट जो हमारा तीसरा आपातकाल है, इसको हम वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। अगर भारत में किसी भी प्रकार की वित्तीय अस्थिरता आ जाए, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाए, तो उस परिस्थिति में देश की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल देश में लगाया जा सकता है। तो ये कुछ क्लॉज जो हैं आपके दिए गए हैं, इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस कि भाई 3 प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको संविधान में सामान्य भाषा में आपातकाल की घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत इसका जिक्र किया गया है। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, जिनको सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, और जो संविधान के अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका संविधान के अनुच्छेद 360 में जिक्र किया है। तो हम क्रमबद्ध जो है तीनों आपातकाल की परिस्थितियों को समझेंगे और विस्तृत रूप में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने आपको पहला आपातकाल की उन्होंने चर्चा की, वो है राष्ट्रीय आपातकाल। मैंने उसका कारण लिखा है कि जब भी देश में युद्ध की, बाह्य आक्रमण, किसी देश ने आप पर बाहरी आक्रमण किया हो या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न हो, ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। हालांकि सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इस क्लॉज को जोड़ा गया। इससे पहले आंतरिक अशांति शब्द था, उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द को इसमें जोड़ा गया है, या कि या यूं कहे आप कि भाई शामिल किया गया। ठीक, तो पहला परिस्थिति क्या है? जब भी देश में युद्ध की स्थिति है ना, आज तक 3 बार इसको लगाया जा चुका है। ठीक, तब कब? पहले वाले को 3 बार लगाया जा चुका है।
1962 से 68 आप समझ सकते हैं। चीन से युद्ध चल रहा था हमारा 62 में, फिर पाकिस्तान से भी 65 में युद्ध हुआ हमारा। दूसरा है 1971 से 77, इस समय भी बांग्लादेश वाला यानी कि जो पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। और जो तीसरा लगा है वो 1975 में लगाया गया है, ये उस समय आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया। इस शब्द को वर्तमान में हटा दिया गया है और जो क्लॉज जोड़ा गया वह है सशस्त्र विद्रोह। ठीक, यानी शस्त्रों के साथ अगर भारत के अंदर कोई विद्रोह करते हैं, यानी जैसे नक्सलाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, सशस्त्र विद्रोह करते हैं, लेकिन छुटपुट हिंसा में जिसको कंट्रोल कर लिया जाता है। अब मानिए ईश्वर न करे कोई परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि इनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाए कि ये भाई पूरे भारत में जो है चैलेंज उत्पन्न हो जाए और हथियार लेकर जो है पूरा आर्मी और उसके पैरेलल एक संगठन खड़ा करके और चलू जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपातकाल लगा के इनसे फिर मुक्ति पाई जा सकती है। और पहला है युद्ध या वायु आक्रमण, यानी कि जब देश में युद्ध चल रहा हो या किसी बाहरी देश ने हमारे ऊपर अचानक कोई आक्रमण कर दिया। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो पूरे देश के लिए अथवा देश के किसी भी एक भाग के लिए की जा सकती है, परंतु इसकी घोषणा हमेशा राष्ट्रपति द्वारा मंत्री जो मंडल है उसकी लिखित सिफारिश के आधार पर की जाती है। ठीक, तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, है ना। लिखकर क्योंकि बोर्ड फिल हो गया तो इसके पॉइंट्स को अब लिखकर देखना समझना आवश्यक है। ठीक, तो सबसे पहले आर्टिकल 352 की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसी को देखते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 352 उद्घोषणा कौन करेंगे? उद्घोषणा जो है यानी डिक्लेरेशन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल की, देखिए संविधान का अकेला अनुच्छेद है 352, जहां पर मंत्रिपरिषद नहीं, आपको मंत्रिमंडल शब्द मिलेगा। बाकी हर जगह मंत्रिपरिषद की बात होती है, यहाँ किसकी बात हो रही? मंत्रिमंडल की। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो है अंतर होता है। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात हो रही है, और मंत्रिपरिषद मतलब सारे मंत्रियों की बात हो रही है, जिसमें तीनों प्रकार के मंत्री हो, अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, और इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला होता है। लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक, लिखित सिफारिश शब्द जो है 1975 में जो लास्ट इमरजेंसी हमारी लगी थी, हमने देखा, उससे पहले नहीं था। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इस लिखित सिफारिश शब्द को जोड़ा गया है। ठीक, तो लिखित सिफारिश शब्द को कब जोड़ा गया है? लिखित सिफारिश शब्द को रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स, इस शब्द को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, हुआ क्या, क्यों भाई इसको लिखित सिफारिश को ऐसा क्यों है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? हुआ क्या, जब 1975 वाली इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने, उस समय देश के प्रधानमंत्री थी और देश के राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे, तो जब 75 वाली इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने डिक्लेयर मतलब उसके लिए बोला, तो मंत्रिमंडल ने भाई बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल में कौन आ गए? कैबिनेट मिनिस्टर से, तो प्राइम मिनिस्टर भी तो आ गए उसमें। तो प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही जाके बोल दें,
मंत्रिमंडल की सलाह पर पहले था। पहले क्या था? मंत्रिमंडल की सलाह पर, यानी मंत्रिमंडल जब रिकमेंड करेगा, उनसे डिस्कशन होगा, एडवाइस दी जाएगी। जब वो रिकमेंड करेंगे तब जाकर जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, डिक्लेरेशन करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इंदिरा गांधी जी ने बिना मंत्रिमंडल को सूचित किए, बिना मंत्रिमंडल के डिस्कशन किए राष्ट्रपति जी से आपातकाल लगाने की जो है बात कर दी। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और आपातकाल लगने के बाद मंत्रिमंडल को पता चला कि देश में इमरजेंसी लग गई है। ठीक, तो ये प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि आप देखिए कि भाई मंत्रिमंडल तक को नहीं पता था। ठीक, तो ये थोड़ा तानाशाही प्रवृत्ति मानी जाती है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसी परिस्थिति में किया क्या गया कि भाई 44th कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, तत्पश्चात क्या किया गया कि भाई एक शब्द जोड़ा गया, लिखित सिफारिश, कि अब बिना लिखित सिफारिश के मंत्रिमंडल की राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। ठीक, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 यानी कि जब देश में युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति होगी तो सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर इसकी घोषणा कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, ठीक भाई, ये क्यों किया गया? एक तरह से सुरक्षा भी प्रदान की गई। भाई मंत्रिमंडल की सबकी जो है एक सम्मिलित राय होना बहुत आवश्यक है। ठीक, पहले 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा एक और नियम था कि भाई राष्ट्रपति, भाई एकदम आप देखेंगे तो पूरा तानाशाह बनने का वो था। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा एक क्लॉज जोड़ा गया, क्या कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता और कोर्ट इसको देख ही नहीं सकता। राष्ट्रपति ने कर दी तो कर दी, लेकिन बाद में इसको भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इस क्लॉज को हटाया गया और अब राष्ट्रपति ने अगर आपातकाल की घोषणा लगाई है और कहीं से वो दुराग्रहपूर्ण लगती है तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती। तो अगर अब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे भाई बिल्कुल न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, लेकिन 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में क्लॉज रखा गया था कि भाई न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। ये तो बाद में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो ये हटाया गया, नहीं, न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है और मंत्रिमंडल सब की लिखित सिफारिश पर जो है ये घोषणा की जा सकती है। ठीक, तो पहला क्लॉज तो आपको समझ में आ गया कि भाई मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। अब कैसे होता है प्रावधान, अब इसको समझते हैं। अब अगर राष्ट्रपति ने, भाई मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश दी, राष्ट्रपति जी ने उद्घोषणा यानी डिक्लेयर कर दिया कि देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई, मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश दी, हो गई। अब इसके बाद क्या? अब समझिएगा, क्वेश्चंस बहुत उठते हैं यहीं से। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर, यानी राष्ट्रपति 30 दिन के भीतर, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पारित करना होगा, 2/3 बहुमत से पारित करना होगा इस नेशनल इमरजेंसी को। अगर नहीं कर पाए तो खत्म, गिर जाएगी, फिर नहीं लग सकती। ठीक, यानी कि
मंत्रिमंडल ने लिख के दिया राष्ट्रपति को, भाई देश में परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, युद्ध की स्थिति है, यानी कि हवाई आक्रमण की स्थिति है, किसी देश ने आक्रमण कर दिया, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है और आप राष्ट्रीय आपातकाल को लगा दें, तो राष्ट्रपति तुरंत उद्घोषणा कर देंगे। अब जिस दिन से राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे, ठीक, मानिए आज 3 जून है, तो 3 जून को राष्ट्रपति ने घोषणा की कि भाई आप आज से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो आज 3 जून से लेकर 30 दिन के भीतर यानी कि 3 जुलाई तक, ठीक, यानी कि 30 दिन के भीतर दोनों सदनों द्वारा संसद के 2/3 बहुमत से इसे पारित करना होगा कि भाई हाँ, हम इस आपातकाल के प्रावधान को पारित करते हैं, ठीक। अब संसद जब एक बार इसको पारित कर देती है, ठीक, तो ये कितने दिन तक लागू हो सकता है? 6 महीने। संसद के एक बार पारित करने पर ये 6 महीने तक लागू रह सकता है और फिर 6 माह के कालखंड में, यानी फिर अगर करना है तो फिर 6 माह बाद इसको आपको संसद पारित करेगी और 6 माह के कालखंड में, यानी 6 महीने, फिर 6 महीने बाद पारित आपको कराना पड़ेगा और 6 माह के कालखंड को बढ़ाते इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। कब तक? अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार पारित हो गया तो भाई जिंदगी भर लग जाएगा, नहीं। एक बार पारित हुआ तो 6 महीने, फिर 6 महीने बाद आपको उसको संसद द्वारा अनुमोदन कराना पड़ेगा, फिर 6 महीने बाद, तो 6 महीने के कालखंड के लिए इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है भाई, 6 माह के कालखंड में अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया बोलते हैं, जिंदगी भर लग जाएगा। अब आपातकाल जब लगेगा तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो मानिए 5 वर्ष का जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का हो गया। लेकिन 6 वर्ष के बाद तो आपको चुनाव देश में कराने ही पड़ेंगे। चुनाव आपको कराया आपने, चुनाव कराने के पश्चात अगर वही पुरानी सरकार आ गई मेजॉरिटी से, ठीक, तो उसके ऊपर अगर उसको लगाना होगा तो फिर लगा सकती है, और अगर नई सरकार आएगी तो स्वाभाविक बात है वो आते ही इसको हटाएगी, ठीक, क्योंकि विपक्ष थोड़ी ना जो पूर्ववर्ती सरकार उसके फैसले को लागू करेगा, ठीक। तो बेसिकली 6 माह के कालखंड में इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक, ऑन पेपर। पर प्रैक्टिकली क्या होता है कि 6 माह के बाद आपको 6 साल के बाद चुनाव तो आपको कराना ही कराना, ठीक। तो 6 माह के कालखंड में इसको बढ़ाया जा सकता है। फिर एक क्विक रीजन देख लीजिए, इसको समझना जरूरी है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर इसको लागू किया, मतलब राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। लिखित सिफारिश शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रपति जो ये उद्घोषणा करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट सुन सकता है। 1975 में एक अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया था कि इसको नहीं किया जा सकता, मतलब कोर्ट इसको सुन नहीं सकता, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसको जोड़ दिया गया, इसको हटा दिया गया कि किया सकता। राष्ट्रपति जिस दिन उद्घोषणा करेंगे उस दिन से 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन होना आवश्यक है, ठीक। दूसरी चीज, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 दिन के भीतर 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया जाएगा, तब तक एक बार पारित करने के पश्चात ये 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 माह के कालखंड में इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 6ठे वर्ष तो आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा। ये तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने की परिस्थिति। भाई कैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा? अब लागू तो हो गया भाई, अब ये बताइए खत्म कैसे होगा? अब इसका भी तरीका लिखा गया। क्या जितना लागू कराना इसे कठिन है, क्या खत्म करना भी इतना कठिन है? देखिए कितना कठिन है। यहां तक तो आपको इजी लग रहा है, भाई मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश दे दी,
लेकिन वही सरकार इसको लगा भी सकती है जिसके पास कम से कम 2/3 मेजोरिटी हो दोनों हाउसेस में। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो घोषणा भले कर ले, 30 दिन तक ही तो लग सकता है, 30 दिन के भीतर तो उनको पारित करना ही पड़ेगा। अगर 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार संसद द्वारा अनुमोदित नहीं करवा पाई 2/3 मेजोरिटी से, तो उसको गिरना ही तय है। ठीक, तो कठिन है लगाना, इतना आसान नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कि किस प्रकार इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक? इसको समाप्त किस प्रकार किया जा सकता है, अब देखते हैं भाई इसकी समाप्ति में। समाप्ति भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि संसद में कोई भी कार्रवाई होगी तो उसके लिए कोरम होना बहुत आवश्यक है। और कोरम कितना होता है संसद का? 1/10। कोरम कितना होता है? 1/10। अब देखिए, जब आपने इसको लागू कराया था, हम लोगों ने देखा तो संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया गया। लेकिन हटाने में ऐसा नहीं है, हटाने में तरीका बड़ा इजी है, सिंपल है भाई। लोकसभा के 1/10 सदस्य, यानी कि 545 अगर आप 1/10 निकालेंगे तो तकरीबन 54.5 यानी कि 55 लोकसभा के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति से संसद का सत्र बुलाने की रिक्वेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं। ठीक, संसद का सत्र बुला लिया गया। अब इस सत्र में लोकसभा साधारण बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है। पहले 1/10 यानी कि 55 मेंबर गए, उन्होंने बोला राष्ट्रपति जी से भाई संसद का सत्र बुला लीजिए। राष्ट्रपति ने संसद का सत्र बुला लिया और लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में साधारण बहुमत से इसे समाप्त किया जा सकता है। अब आप मजा देखिए, है ना, साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। अब आप एक खूबी देखिए भाई, जब लागू करना था तो संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, यानी दोनों हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट था, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी। तब जाकर जो है नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता। हटाना कितना आसान है, हटाने में राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है। सिंपली से लोकसभा के 1/10 सदस्य जाएंगे, संसद का सत्र बुलवाएंगे राष्ट्रपति से कहकर और सिंपल मेजोरिटी से खत्म कर देंगे। ठीक, और जब लगाया था तो क्या था? 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस द्वारा। और जब हटाना है तो सिर्फ लोकसभा के साधारण बहुमत से इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। ठीक, तो है ना। अब अगर दो परिस्थितियां, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अब तो लोकसभा के पास चले गए ना, प्रश्न उठेगा मन में कि सर संसद का सत्र बुलाने के लिए चले गए भाई 1/10 मेंबर। लेकिन अगर मानिए संसद का सत्र चल रहा हो, फिर क्या होगा? फिर किसके पास जाएंगे? तो अब स्पीकर को नोटिस देंगे, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को। याद रखिएगा ना, जब संसद का सत्र चल रहा होगा तब स्पीकर को नोटिस दिया जाएगा। संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि भाई बैठे बैठे करा दीजिए। ठीक, तो ये आपको एक जो है खूबसूरती दिखाई पड़ी इसमें। ठीक, अब हम देखते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, किन किन चीजों पर राष्ट्रीय आपातकाल के लगने का इम्पैक्ट होता है। तो 3 इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे राष्ट्रीय आपात। लिख लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या है। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है
तो जो केंद्र राज्य संबंध है, सबसे पहला प्रभाव केंद्र और राज्य संबंधों पर पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव इससे पड़ता है, केंद्र और राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है। दोनों का कार्यकाल बढ़ जाता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ जाता है। ठीक, तो दोनों के कार्यकाल पे प्रभाव पड़ता है। सेंट्रल स्टेट के रिलेशन से प्रभाव पड़ता है ना। मैंने बताया आपको सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे प्रभाव, भाई सिस्टम क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। राज्य सरकारें पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाती है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उनकी पावर्स जो कम हो गई है ना, उनके दिशा निर्देश पे काम करते हैं। ठीक, दूसरा दोनों का कार्यकाल एक एक वर्ष बढ़ जाता है। और जो तीसरी चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है ना। फंडामेंटल राइट्स, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार आपातकाल के दौरान जो है क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ दो को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21, इनको आपातकाल में भी नहीं हटाया जा सकता। जैसे सबसे पहले कौन सा आर्टिकल लगता है, आर्टिकल 19, मैंने आपको उसमें बताया था। अभी देखेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब भाई क्या प्रभाव पड़ता है, पहले वाले को देखते हैं, केंद्र संबंधों। केंद्र संबंधों पर प्रभाव ये पड़ता है कि आपातकाल के समय केंद्र सरकार की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती है। ठीक, आपातकाल के समय क्या होता है, केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, कार्यपालक शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो उसका एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक, और राज्य को ऐसा नहीं कि जब आपातकाल लगता है तो राज्य विधानसभा डिसॉल्व कर दी जाती है, ऐसा नहीं, वो रहती है अस्तित्व में, लेकिन उसकी जो पावर्स होती है ना वो शिफ्ट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स बढ़ जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कम हो जाती है, तो आप जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ेगा उसकी एग्जीक्यूटिव पावर पर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो डायरेक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट वही करेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंड वाली बात को करने से मना किया तो उसी समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पार्लियामेंट के थ्रू राज्य विधानसभा को जो है डिसॉल्व कर सकती है। ठीक, अब जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो केंद्र कुछ चीजों पर से दिशा निर्देश देता है, लेकिन यहाँ पर एक एक चीज पर जो है वो दिशा निर्देश देता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो राज्य सरकारें होती है वो पूर्णतः कंप्लीटली केंद्र सरकार की जो है कंट्रोल में हो जाती है। अब वो अगर ना माने तो उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तो उनको मानना उनकी मजबूरी होती है। दूसरा, ये तो हो गई इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लेजिस्लेटिव पावर्स को लेकर भी इम्पैक्ट पड़ता है। भाई राज्य सरकार अपने कानून बनाती है, केंद्र सरकार अपने, लेकिन ये तो वही समान परिस्थिति होगा। जब इमरजेंसी की प्रोविजंस होगा तो मैंने आपको बताया कि स्टेट सब्जेक्ट्स पर है ना, जो राज्य सूची के विषय होते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे पुलिस किसके कंट्रोल में रहती है, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट है ना। हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में है तो क्या लिखा रहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस, इनको सैलरी, इनको पेंशन सब राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार के दिशा निर्देश पे कार्य करते हैं। लेकिन अगर आपातकाल की परिस्थितियां हो जाएंगी तो ये स्टेट पुलिस जो होती है वो किसके कंट्रोल में काम करती है, दिशा निर्देश में सेंट्रल के। जो सेंट्रल बोलेगा वही काम करेंगे। ठीक, अगर मानिए उस समय केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने या जो भी जो है
उन्होंने बोला कि भाई ऐसे नहीं ये काम होगा, और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने बोला ये नहीं ये काम होगा, ठीक है, तो वो किसका काम सुनेंगे? केंद्र सरकार का। मुख्यमंत्री को भी सुनना पड़ेगा, वो फिर अपने ऑर्डर को वापस दे तो बोलेंगे भाई यही करो, समझ रहे? और सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल में पुलिस किसके हिसाब से काम कर रही है? ममता बनर्जी जी के हिसाब से, क्योंकि पुलिस किसका इशू है? स्टेट का इशू है, और स्टेट पे गवर्नमेंट किसकी है? टीएमसी की, तो उनके हिसाब से काम करेगी, है ना। ऐसे ही जो हेल्थ किसका इशू है? इनका, स्टेट्स का होता है ना। प्राइमरी एजुकेशन जो है स्टेट की, ऐसी सारी चीजों पर जो है पावर्स जो है दे आर शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, अब जो तीसरा मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकारों पर भी जो है बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब है ना, ये तो हो गया इसमें। दूसरा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा ने बता दिया 1 साल का कार्यकाल बढ़ जाता है, इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। लोकसभा का भी 5 से 1 वर्ष बढ़ जाता है, 6 वर्ष हो जाता है, और राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, ये 1 साल बढ़ जाता है, 6 वर्ष होता है। संसद के ऊपर होता है, अगर संसद चाहे तो जो है कार्यकाल बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, ठीक, लेकिन अमूमन जब आपातकाल लगता है तो 1 साल कार्यकाल बढ़ ही जाता है। अब तीसरा आते हैं कि मूल अधिकारों का प्रभाव। देखिए, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, फंडामेंटल राइट्स को तो तुरंत क्या कर दिया जाता है? उनको सीमित कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है, खत्म नहीं किया जाता, लिमिटेड कर दिया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन क्या किया जाता है? इमरजेंसी के दौरान उनको सीमित कर दिया जाता है, सिर्फ 2 को छोड़ के, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक, उन दोनों को छोड़कर बाकी, जैसे आर्टिकल 19 है, 19 में 6 क्लॉजेस है ना, मैंने आपको बताया मूल अधिकार वाली क्लास में, आप लोग देखिएगा। अभिव्यक्ति की आजादी है ना, राइट टू फ्रीडम में राइट टू एक्सप्रेशन है, ठीक, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार होता है, ठीक, राइट टू मीटिंग पीसफुली विदाउट एनी वेपन, है ना, शांतिपूर्वक आपको सम्मेलन करने का अधिकार होता है, संगठन बनाने का अधिकार होता है, भारत में कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार होता है ना, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार होता है, कहीं भी बस जाने का अधिकार होता है। ये सारे अधिकारों को आर्टिकल 19 के तहत जो है क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है, ठीक। तो ये जो है कुछ इम्पैक्ट होते हैं किसके? नेशनल इमरजेंसी के। तो आज तक मैंने आपको बताया कि देश में 3 बार इमरजेंसी को घोषित किया जा सकता है। पहली बार 62 to 68 चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था उस समय, 62 में चाइना वाला और 65 में पाकिस्तान वाला। दूसरे लगी थी 1971 to 77, इस समय भी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश वाला, ठीक। तीसरा है 1975, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, इंटरनल रिवोल्ट के नाम पर, आंतरिक अशांति के नाम पर, कि भाई आंतरिक अशांति है। अच्छा, आंतरिक अशांति क्या? भाई क्या नक्सलियों ने हमला कर दिया है ना, इतना नक्सली प्रभावी हो गए। उस समय तो इतना ज्यादा नक्सल लाइट मूवमेंट जो है इतना प्रभावित नहीं था जैसे आज छत्तीसगढ़ में आप देख लेते हैं, दंतेवाड़ा, सरगुजा, बाकी एरियाज में, बिहार के कुछ एरियाज में, झारखंड में, उड़ीसा के कुछ एरियाज में, है ना, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में, कुछ आंध्रा के एरियाज में, ठीक, उत्तर प्रदेश के भी कुछ सीमित है, सोनभद्र और मिर्जापुर के जिलों में, सीमित क्षेत्रों में जो है, बहुत ही छोटा क्षेत्र है, बताते हैं ऐसा नक्सलाइट प्रभावित वो है, थोड़ा सा जो है बॉर्डर का एरिया लगता है, ठीक। तो तब लेकिन वो क्या था? आंतरिक अशांति, मतलब विपक्ष को उन्होंने उठा के पूरा का पूरा जेल बना दिया था, उनके भी ऑफिस में लगाया। तो ये आपने समझा पूरा का पूरा नेशनल इमरजेंसी को कि भाई क्या है और क्या इसका प्रभाव जो है वह होता है, ठीक।
तो ये हमने बड़ा डिटेल में इसको देखा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लॉज की तरफ बढ़ेंगे विच इज नोन एज राष्ट्रपति शासन। तो पहले क्लॉज को हमने बड़े डिटेल में समझा। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्लॉज की ओर जिसको हम जानते हैं आर्टिकल 356। तो 352 को हमने बड़े डिटेल में समझ लिया कि उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है ना, कि भाई लोकसभा का कार्यकाल कैसे बढ़ जाता है ना, क्या न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, कैसे उसको समाप्त किया जाएगा, कैसे राज्य की जो सरकारें हैं पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में आ जाती है, यहाँ तक कि राज्य के विषयों पर भी जो है केंद्र सरकार यानी कि संसद जो है वह कानून बना सकती है। ठीक, राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस तक जारी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अस्तित्व में तो राज्य सरकारें रहती है, मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में। अब हम आते हैं अनुच्छेद 356 यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र का फेल होना। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र का फेल होना। सरल भाषा में आप इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। देखिए, राष्ट्रपति शासन मैंने आपको बताया सबसे पहले भाई आर्टिकल 355 के तहत केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि राज्य सरकार आर्टिकल 355 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप चले, केंद्र सरकार का दायित्व है किस अनुच्छेद के अनुसार। तो आर्टिकल 355 के तहत केंद्र सरकार का दायित्व है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र बना रहे। इसी के लिए तो गवर्नर आते हैं भाई। गवर्नर किस लिए आते हैं? इसीलिए तो आते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र बना रहे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। अब अगर कोई भी राज्य में ठीक राष्ट्रपति को कहीं से भी सूचना प्राप्त हो जाए, मैंने आपको बताया था राज्यपाल में कि राज्यपाल हर 15 दिन पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपते हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र कैसा चल रहा है, सरकारें संविधान के अनुरूप चल पा रही है नहीं। अब यहाँ पर आर्टिकल 356 की घोषणा भी भाई नाम से क्लियर हो रहा है, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में करते हैं? राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा कि भाई राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है? तो ये चीज ये बोली गई भाई कैसे भी पता लग जाए। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति को कहीं से भी इवन पेपर की कटिंग के सोर्स से भी ज्ञात हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है। तो क्या पेपर की कटिंग के बिहाफ पे भी वो घोषणा कर सकते हैं? देखिए, पेपर की कटिंग के बिहाफ पे भी वो घोषणा कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। इतनी नॉर्मल सी चीज में राष्ट्रपति को भी करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि कोर्ट में राष्ट्रपति के इस राष्ट्रपति शासन की समीक्षा की जा सकती है, जैसे आर्टिकल 352 की जा सकती है। तो अगर वहां पर ये गलत पाई गई तो फिर किरकिरी भी होती है। तो जब तक राष्ट्रपति को सॉलिड सोर्सेस से, ठोस स्रोतों से ज्ञात ना हो जाए, लेकिन आधार है कि वो पेपर की कटिंग के आधार पर भी लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन लगाते नहीं, प्रैक्टिकली नहीं लगाते, पर जो क्लॉज दिए गए उसमें वो कर सकते हैं, क्योंकि लिखा गया राष्ट्रपति को किसी भी स्रोत से ज्ञात हो जाए। एक तो ये हो गया भाई, उन्हें कहीं से ये पता चल जाए, वो अगर आश्वस्त हो जाए कि अब स्थिति ऐसी आ गई कि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुरूप शासन चला नहीं पाएगी। दूसरा, राज्यपाल तो रिपोर्ट देते ही 15-15 दिन पर गृह मंत्री को, और गृह मंत्री ने बोला राज्य और मंत्रिपरिषद का ये दायित्व है कि वो समस्त प्रशासनिक विधायी सारी कार्यवाहियों से राष्ट्रपति को संसूचित करे कि भाई क्या चल रहा है। तो वो अगर जाके बता देंगे गृह मंत्री कि देखिए राज्यपाल ने जो है इस राज्य से रिपोर्ट दी है कि भाई यहाँ पर जो है संवैधानिक तंत्र बहुत विफल चल रहा है,
तो राष्ट्रपति अगर आश्वस्त हो गए तो 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरा, अगर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के किसी भी दिशा निर्देश का पालन ना कर रही हो, ठीक, तो भी राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि वो, ठीक, दिशा निर्देश का पालन करता है। ऐसे नहीं छोटी मोटी चीज पर, जैसे इस समय कोरोना का पेंडेमिक है, आपको पता है लास्ट ईयर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। उसके बाद आपने चर्चा सुनी होगी कि भाई राज्यों ने क्यों केंद्र के इस निर्देश को माना, राज्यों ने क्यों केंद्र के इस निर्देश को माना। देखिए, वो ये नॉर्मल स्थिति नहीं कि केंद्र सरकार अपने इंजॉयमेंट के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर रही थी। देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, महामारी की, लोग मर रहे थे। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि पूरे देश में जो है लॉकडाउन किया जाएगा। अब अगर राज्य सरकारें विफल जाती है कि ना, आपके कहने से क्या होगा, हमारा अधिकार है कि हम मार्केट खोले या ना खोले, हम अपने सरकारी ऑफिसर्स खोले या ना खोले, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री चले, मेरा अधिकार है, हम नहीं मानेंगे आपकी बात, नहीं बोल सकती थी। अगर उस समय किसी राज्य ने विरोध किया, ऐसे आप कितना हल्ला करते हैं, पूरे भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सब जगह लॉकडाउन लगा। कोई अगर बोल देता तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे, इसी बिहार पर कि वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। तो अगर कोई सरकार मना करती तो भी इसको लगाया जा सकता। अब क्या होता है ऐसी परिस्थिति में भी वही होता है, यानी कि सारी पावर्स जो है वो किसके हाथ में आ जाती है, भाई राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रपति शासन के बिहार पर राज्यपाल जो है, केंद्र सरकार अगर कोई प्रशासनिक सलाहकार वहां नियुक्त कर दे तो उनके सलाह से, या फिर जो मुख्य सचिव होते हैं उस राज्य के, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं, उनकी सलाह से फिर पूरा का पूरा शासन व्यवस्था वह संभालते हैं। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के बिहार पर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सारी पावर्स राष्ट्रपति के बिहार पर राज्यपाल के पास आ जाती है और फिर वो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि भाई कैसे लगता है राष्ट्रपति शासन, इसकी उद्घोषणा कैसे होती है। भाई वो तो देख लिया हम लोग ने, ठीक, तो इसकी उद्घोषणा कैसे होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को कहीं से भी ये ज्ञात हो जाए कि राज्य में किसी भी राज्य में, ठीक, जो है वह स्थितियां जो है संविधान के अनुरूप नहीं है, तो फिर इसकी घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन सिर्फ ऐसे उनके बोलने से लग जाएगा, सिर्फ यही बात नहीं खत्म होती। उन्होंने बोला राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लेकिन जिस दिन से राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करते हैं, उस दिन से 2 महीने के अंदर, 2 माह के भीतर, ठीक, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 2 माह के भीतर, अच्छा कंपेयर करते हुए चलिएगा, वहां क्या था 30 दिन, 1 माह के भीतर, या 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों को इसे साधारण बहुमत से अनुमोदित करना होगा। संसद के दोनों सदनों को साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन करना होगा या इसे पारित करना होगा, एक ही चीज। समझ रहे हैं आप? वहां क्या था, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होगी, यहां पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं चाहिए। राष्ट्रपति आश्वस्त हो जाए किसी भी सोर्स से, ठीक, चाहे पेपर की कटिंग से, चाहे राज्यपाल की रिपोर्ट से, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें केंद्र सरकार का दिशा निर्देश का पालन ना कर रही हो, उससे किसी भी सोर्स से अगर वो आश्वस्त हो गए तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है और यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ। जैसे ही करेंगे
उसके 2 माह के भीतर यानी कि 60 दिन के भीतर, वहां पे क्या था 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन होना चाहिए। वहां क्या था 2/3 मेजोरिटी से इसका अनुमोदन होना चाहिए। अब एक बार अगर संसद इसको सिंपल मेजोरिटी से संसद के दोनों सदन पारित कर देंगे तो ऐसी परिस्थिति में ये 6 माह तक लागू हो जाएगा। एक बार कब तक 6 माह 6 मंथ तक के लिए ये लागू होगा। अब 6 माह से ज्यादा कहीं पे राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है तो फिर संसद के दोनों सदन द्वारा इसको साधारण बहुमत से फिर पारित करना पड़ेगा। तो 6 माह के कालखंड में ये मैक्सिमम 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है, यानी 3 साल तक ही लग सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं। और वहां क्या था 6 माह के कालखंड में अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि यहां पे क्या 6 माह के कालखंड में सिर्फ मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और वो भी अगर किसी राज्य में 1 वर्ष से ऊपर समय हो गया, ठीक भाई, मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है 3 साल तक का। लेकिन अगर 6 माह के इनकी 2 कालखंड अपने वहां लगा दिए, 1 साल हो गया, अब उसके बाद आप तीसरा कालखंड लाते हो, संसद से आपने फिर पारित करा लिया तीसरी बार और फिर लग गया। तो अब अगर 1 साल से ऊपर समय हो गया राष्ट्रपति शासन का और अगर 1 साल से ऊपर समय के लिए लगाना है तो फिर अब ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन आयोग का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। ठीक, क्या भाई, अगर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लगाना है तो इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भाई निर्वाचन आयोग बोलेगा कि अभी यहाँ परिस्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं कि यहाँ पर भाई चुनाव होने जैसी कोई चीज कराई जा सके। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए भी भाई बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां क्या है, नॉर्मल नहीं होगी। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर फिर 1 साल से ज्यादा समय के लिए लग सकता है, लेकिन फिर भी कितना लग सकता है, मैक्सिमम 3 साल तक, 6 माह के कालखंड में 3 साल तक। ठीक, जबकि वहां ऐसा नहीं था। वहां क्या था, उधर क्या था, उधर 6 माह के कालखंड में आप जो है अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा सकते थे। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 356 का इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक, क्या प्रभाव पड़ता है आर्टिकल 356 का। ठीक भाई, इम्पैक्ट तो देखें, 352 का इम्पैक्ट देखा था, अब इसका प्रभाव देखते हैं कि भाई 356 का प्रभाव क्या पड़ता है। उधर तो हमने देखा क्या क्या फर्क पड़ता है। ठीक, अब यहां देखते हैं। तो इतना तो मैंने आपको बताया ही है कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा यानी कि 356 लग जाएगा तो भाई प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, तो सबसे पहला प्रभाव है वो ये पड़ेगा कि भाई जो राज्य सरकारें हैं उनके सभी कार्यों को राष्ट्रपति के बिहाफ पर राज्यपाल अपने हाथों में ले लेते हैं। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली जो है केंद्र सरकार का पूरा कंट्रोल हो जाता है। ठीक, यानी राज्य सरकार के जितने भी कार्य हैं उन्हें राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा। और राष्ट्रपति खुद तो शासन करने आएंगे नहीं, उनके बिहाफ पर राज्यपाल ही शासन करते हैं। ठीक, और मैंने आपको जैसे बताया कि वह ये घोषणा भी कर देते हैं कि संसद आज से राज्य की विधायिका और या फिर राज्य विधायिका की सारी शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी। तो जितनी स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स हैं, दे ऑल आर शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, तीसरी चीज, वो बाकी
राज्य प्राधिकरण से संबंधित या कोई भी स्टेट अथॉरिटी से संबंधित सारी चीजों के डिसीजन लेने के पावर्स जो है वो हैंड ओवर कर देता है पार्लियामेंट के। ठीक, अब जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है वहां पर राष्ट्रपति जो है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या कर देता है, सबसे पहले तो डिसॉल्व कर देता है। ठीक, उनकी मंत्रिपरिषद को मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। ठीक, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को क्या कर देता है, वह भंग कर देता है। और भंग करने के पश्चात राज्यपाल जो है, मैंने आपको बताया, वो मुख्य सचिव की सहायता से या फिर केंद्र सरकार अगर कोई प्रशासनिक सलाहकार नियुक्त करे उनकी मदद से फिर राज्य का समस्त जो है कार्यों का संचालन करते हैं, शक्तियों को एंजॉय करते हैं, पूरे राज्य की व्यवस्था को संचालन फिर वही करते हैं। अब और क्या होता है भाई, ये तो समझ में आ गया कि भाई मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया, खत्म ही कर दिया, डिसॉल्व, सारी पावर्स आ गई हाथ में। ठीक, किसके, राज्यपाल के। इस समय जम्मू कश्मीर में जैसे यही है, जम्मू कश्मीर तो और स्थिति वो हुई है, उसको तो स्टेटस ही खत्म करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो वहां तो विधान सब कुछ ही खत्म कर दिया, उन्होंने स्टेटस ही चेंज कर दिया। ठीक, क्योंकि वो आवश्यक भी था। तो 370 इस देश के ऊपर एक नासूर के रूप में था, उसका खत्म होना बहुत आवश्यक था। ठीक, आप सोचिए एक ही देश में जो है दो प्रकार के संविधान हो, दो प्रकार के निशान, दो प्रकार के ध्वज हो, दो प्रकार के कानून चले, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक देश है तो एक विधान होगा, एक कानून होगा, है ना, एक ध्वज होगा, एक निशान। ठीक, तो संसद जो है वो स्टेट लॉज पर कानून बना सकती है, पहली पावर तो ये आ जाती है। इम्पैक्ट ये होता है, सामान्य परिस्थितियों में संसद तो ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगता है तो सारी पावर्स यानी कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो भी पार्लियामेंट के पास आती है। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बनाता है, राइट। दूसरा, अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो संसद की अनुमति के लिए जो मैटर्स पड़े हुए हैं, ठीक, राष्ट्रपति जो है उसे जो है प्रयोग कर सकता है कि भाई हाँ ठीक है, किसी प्रकार से उसको प्रयोग कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति स्टेट के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब राष्ट्रपति शासन में रहो। ठीक, दूसरा, यहाँ पर जो है जैसे मैंने बताया कि जब मंत्रिपरिषद ही बर्खास्त हो जाती है तो सारी पावर्स ऑटोमेटिक जो है दे आर शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल, तो सब कुछ ही कर सकती है भाई। वहां पर भाई सारी पावर्स आ गई राज्यपाल के हाथ में। ठीक, मुख्य सचिव के रूप में वो और सलाह से सारे काम कर रहा है। संसद कानून बना सकती है, संसद कानूनों का क्रियान्वयन करा सकती है, पुलिस, प्रशासनिक मशीनरी सब सेंट्रल के हाथ में आ जाती है। तो एक तरह से अघोषित रूप से वहां पर केंद्र सरकार का शासन हो जाता है। ठीक, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, अब भाई कुछ और चीज, यहाँ तक कि जो राज्य का बजट है वो भी संसद द्वारा पारित होता है, राज्य का बजट। हाँ, फंडामेंटल राइट से कोई छेड़छाड़ नहीं होती, नेशनल इमरजेंसी की जैसे वो वैसे ही रहते हैं। जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है फंडामेंटल राइट से कोई छेड़छाड़ नहीं होती विशेष। ठीक, अब तक कुल देश में 100 से अधिक बार, तकरीबन 115 से 20 बार तक देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। भाई पूरे भारत में तो होगा भी, किसी न किसी राज्य में 120 बार राष्ट्रपति शासन 115 से 20 के बीच में लागू हो चुका है। ठीक, सबसे ज्यादा बार 10 बार ये उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं भाई, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। सर्वाधिक 10 बार कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, 9 बार लगा है कि आपके केरला और पेप्सू में, 10 बार उत्तर प्रदेश में, 9 बार केरल में भी लगा है और 9 बार
पंजाब एवं पेप्सू, एक्चुअली ये पंजाब का पुराना नाम है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक, जब खालिस्तान का मूवमेंट, खालिस्तान आतंकवाद बहुत चरम पे था, तो जो है राष्ट्रपति शासन को वहां पर लगाया गया था। ठीक, तो सर्वाधिक बार कहां पर लगाया? उत्तर प्रदेश में। सेकेंड टाइम, दूसरी बार केरला में 9 बार, और पंजाब में भी लगाया, पेप्सू जो उसको बोला जाता था, मिला। अब आप ये समझिए, लेकिन सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगाया। पहली बार कहां लगाया गया है राष्ट्रपति शासन? देखिए, सब फैक्चुअल हो गए। अभी हम सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। पंजाब में 1951 में लागू किया गया था। अब कुछ फैक्चुअल भी तो देखे भाई, जिससे आते हैं। तो सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में 10 बार, सेकेंड केरला और पंजाब 9 बार। सबसे लंबे समय तक के लिए पंजाब में पहली बार वह वो पंजाब में ही लगाया गया था। ठीक, अकेले इस 110, 15 से 20 बार जो मैंने लिखा है, इसमें अकेले 50 बार तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही लग गया था राष्ट्रपति शासन। आप समझ लीजिए, अकेले 50 बार इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। बहुत दुरुपयोग भी हुआ। मैंने आपको बताया 1969, 77 से 80 के दौर में 8 राज्य सरकारों को एक साथ राष्ट्रपति शासन लगा के वहां हटा दिया। क्यों? मैंने आपको बताया था, जब भी गवर्नर का चैप्टर पढ़ा था भाई, जब केंद्र में और राज्य में सरकारें अलग अलग आने लग गई, तो केंद्र सरकार ने उस पीरियड में काफी राज्यपालों का दुरुपयोग करते हुए जो है राष्ट्रपति शासन को लगवाया। राज्यपाल ये रिकमेंड करते थे कि भाई राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है पूरी तरह से, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो राष्ट्रपति भी एक तरह से किसके होते थे? किसके होते हैं भाई? राष्ट्रपति जब चुनकर, भाई राष्ट्रपति वैसे तो देश के होते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब चुनाव होता है, आप प्रैक्टिकली समझिए, तो किसी न किसी दल के तो प्रत्याशी के रूप में आते ही है वो। ठीक, तो बोला गया राष्ट्रपति शासन लग जाता था। कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता, कोर्ट में राष्ट्रपति के शासन को चैलेंज किया जा सकता, मैंने आपको बताया। और कई बार कोर्ट ने बोला भी है कि दुर्भावना के तहत लगा। ठीक, और जब अगर कोर्ट में ये फाउंड हो जाता है कि भाई ये गलत ढंग से इस शासन को लगाया गया है, तो कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि इसको हटाया जाए और सामान्य परिस्थितियां की जाए। ठीक, तो ऐसा भी जो है वह कई बार होता है। ठीक, मैंने आपको बताया कि जब भी 69 तक तो कभी कोई प्रॉब्लम अमूमन रही नहीं, क्योंकि केंद्र और राज्य में एक ही प्रकार की सरकारें थी। लेकिन जब 69 से भारत में राजनीतिक दलों का स्वरूप, शासन में क्षेत्रीय दलों का स्वरूप बढ़ने लग गया, राज्य सरकारों का, रीजनल पार्टीज का, और फिर धीरे धीरे ये रीजनल पार्टीज इतनी मजबूत हुई कि ये सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने लगी। तो फिर क्लैशेस चालू हुए, गठबंधन के दौर में थोड़ा सा रोल बदला। ये सब मैं आपको राज्यपाल में बता सकूँ कि कैसे राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है देश में राष्ट्रपति शासन काफी बार जो है वह लगाया गया है। ठीक, इसके अलावा एक बड़ा फेमस केस है एसआर बोम्मई का केस। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए थे एसआर बोम्मई केस में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1994 का। इसी में उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, वैसे राष्ट्रपति शासन की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बोला। उन्होंने बोला कि केंद्र पर यह जिम्मेदारी है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है, ठीक, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ठोस कारण बताए कि किन कारणों से आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं।
कारण ठोस होने चाहिए। सिर्फ किसी दुराग्रह से प्रेरित होकर या शक्तियों का गलत प्रयोग करके आप देश के संघीय ढांचे या लोकतांत्रिक व्यवस्था का कत्ल मत करें, है ना। क्योंकि अगर आप एक चुनी हुई सरकार को, है ना भाई, राज्य में जो सरकार है चुनी हुई है, तो अगर उसको गलत ढंग से, हाँ अगर वो सरकार गलत कर रही हो, चुन के आई और अपने दायित्वों का निर्वहन न कर रही हो तो बात अलग है, लेकिन एक चुनी हुई सरकार को गलत ढंग से अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये उसके अधिकारों का हनन है। ठीक। उन्होंने बोला राज्य विधानसभा को विघटित तभी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाए, यानी बिना उनकी अनुमति के राज्य की विधानसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। तो ये सारे क्लॉज हैं, इनकी वजह से काफी जो है क्लैशेस रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य। ठीक। तो ये सारी चीजें जो है हुई हैं और काफी जो है आलोचना होती रही है राष्ट्रपति शासन की जब गलत ढंग से लगाया गया। सही ढंग के लिए भी लगाया जाता है, जैसे इस समय जम्मू कश्मीर लगा तो बिल्कुल उचित है, कारण बिल्कुल बड़ी ज्यादा माइजरेबल कंडीशंस हो चुकी थी वहां पर, है ना। नॉर्थ ईस्ट में कई बार लगाया गया है। ठीक। तो जब चीजें विकट हो जाती है तब लगाया जाता है। ठीक। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए अक्सर बोला गया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने से पहले, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने से पहले केंद्र सरकार को समानता जो है एक जो है ऐसे नहीं कहते वार्निंग देनी चाहिए। ठीक। वार्निंग देनी चाहिए कि भाई अगर अब आपने अपने सिस्टम को सही नहीं किया तो लगा दिया जाएगा। जैसे इस समय देखिए पश्चिम बंगाल में काफी घटनाएं सुनने को मिल रही है ना, कि चुनाव से पहले भी काफी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक दल के कार्यकर्ताओं को मारा गया। भाई देखिए लोकतंत्र है, कोई किसी का भी समर्थन करे, इतनी तो देश में आजादी है ना भाई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कैसे आई? सीपीएम को हटा के आई ना। मैंने आपको बताया कि देश में दूसरे सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ज्योति बसु। 20 साल तो अकेले वही रहे। उसके पहले भी लोग सीपीएम के थे, आजादी से लेकर बाद तक वही थी। ये 2012-13 से क्या चल रहा है? 2021 में चुनाव हुआ है, तो 21 और आप समझ लीजिए 14 और 7, तो 2007 से ममता बनर्जी एक तरह से 7 के पश्चात आएंगे, 7 भी नहीं 9, 16, 5, 21, 11, तो 2011 में ममता बनर्जी की सरकार वहां बनी, 10-11। इससे पहले आपको पता वहां पर सीपीएम ही रही है देश जब से आजाद हुआ तब तक। तो आप भी तो किसी को रिप्लेस करके आए हो ना, आपका कैडर बड़ा, वो काम नहीं कर पाते हो तो देश में तो वो है ही। अब उनको मारना, गलत करना, फिर बाकी सारी चीजें, है ना, लोगों का पलायन होना, ये गलत परिस्थिति है। तो इसको सामान्य परिस्थितियां नहीं कहा जा सकता, तो क्लैशेस होते रहते हैं। ठीक। ये आर्टिकल 356। अब हम आते हैं अपने राष्ट्रवादी पर, वित्तीय आपातकाल पर। ठीक। देखिए देश में आज तक वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया और ईश्वर न करे ये कभी लागू हो, क्योंकि वित्तीय आपातकाल उसी परिस्थिति में लागू किया जाता है जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा हो। किसको खतरा हो? देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। भाई आप वित्तीय आपातकाल घर में कब लागू होता है? ईश्वर न करे घर में कोई परिस्थितियां बिगड़ जाए। देखिए सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, आप 2 चीजें ज्यादा खा सकते हैं, 2 चीजें ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, है ना। सामान्य परिस्थितियां चल रही हैं, हो सकता है आप महीने में 2 बार बाहर खाने चले गए, आपने कुछ कुकीज, कुछ पेस्ट्रीज और कुछ ये सब खा लिया, या कुछ बाकी जो भी आपको चीजें पसंद होंगी। लेकिन ईश्वर ना करे घर में कोई विपदा आ गई, किसी की अचानक बहुत सीरियस बीमारी हो गई। अब ऐसी परिस्थिति में आप जो है उन पर्क्स को एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब इलाज में पैसा ज्यादा लग रहा है। अब एक क्या हो गया? आपातकाल, देश में वित्तीय स्थिरता को खतरा उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो आ रहा है वो तो जाएगा ही, जो फंडिंग रखी हुई है, सेविंग किसी और चीज के लिए रखी थी, वो निकल के यहाँ लगने वाली है। अब खतरा उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अब आप कटौती करना चालू होते हैं। तो जिस प्रकार एक परिवार में कभी वित्तीय अनिश्चितताएं की स्थिति आती है, अनिश्चितताओं की स्थिति आती है, तो उसी प्रकार देश में भी जो है वित्तीय अनिश्चितताओं की स्थिति आती है और देश में फिर वित्तीय आपातकाल को जो है लागू किया जाता है। ठीक। लेकिन ईश्वर की कृपा से आज तक कभी देश में
वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया, ना ईश्वर करे कभी लागू किया जाए। इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। कब करते हैं? जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो। इसकी भी घोषणा के 60 दिन के भीतर, है ना, उद्घोषणा के राष्ट्रपति घोषणा करेंगे। उद्घोषणा के 60 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से इसे अनुमोदन करना पड़ेगा। साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन करना पड़ेगा। ठीक, एक बार अनुमोदन करने के पश्चात ये भी 6 माह तक लागू रह सकता है, और 6 माह के कालखंड में इसको भी अनिश्चित काल यानी कि एक अनसर्टेन पीरियड तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, बढ़ाया जा सकता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ठीक, बाकी तो देख लिया 352 में क्या होता है, 356 में। 360 अगर लागू हो जाएगा तो भाई क्या होगा? इसमें क्या होगा कि भाई जितने भी राज्य सरकार की सेवा में, केंद्र सरकार की सेवा में जो भी अधिकारी हैं, जो भी उनके कर्मचारी हैं, सबके सैलरी और अलाउंसेस में कटौती की जाएगी। खतरा लग गया ना देश को। सैलरी भाई राज्य सरकारों के, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कटौती की जाएगी। ठीक, ये किसी भी देश के, पूरे देश में और किसी एक राज्य में लागू हो सकता है। अगर किसी राज्य में लागू हुआ तो उस राज्य के लिए, पूरे देश में लागू हुआ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी के कर्मचारी, अलाउंसेस सबकी, जो भी नेता, मंत्री, जज, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, जितने छोटे, सबकी सैलरी और अलाउंसेस को क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा। ठीक ठीक, सबके, यहाँ तक कि केंद्रीय सेवा में लगे सभी बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, जितने कर्मचारी, सब राष्ट्रपति इसके लिए जो है वो घोषणा कर सकते हैं। ठीक, तो इस परिस्थिति को बड़ा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो सब सैलरी अलाउंसेस कट हो जाते हैं। ठीक है, और आप ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट अगर लगता है कि स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी ज़्यादा है तो कुछ और डायरेक्शंस दे सकते हैं कि किस प्रकार जो है इस वित्तीय आपातकाल से उभरा जाए। ठीक, संसद जैसा उनको आदेश या उनको जैसा रिकमेंड करती है, केंद्र सरकार जैसे रिकमेंडेशन होती है, संसद जिस चीज़ को उन्हें बताती है तो राष्ट्रपति उसको अनुमोदन करते जाते हैं। मेनली जो चीज़ है वो सभी जो बड़े ऑफिसर्स हैं या सरकारी कर्मचारी, उनकी सैलरी जो है, अलाउंसेस कट हो जाते हैं। सारे नेता, मंत्री, सरकार के प्रतिनिधियों के कट हो जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों की जितनी भी फाइनेंशियल कंट्रोलमेंट है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में शिफ्ट हो जाती है। अब पूरा का पूरा वित्तीय मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। आज तक ये देश में लागू नहीं हुआ और ईश्वर न करे इसे कभी लागू होना। तो ये है आपके इमरजेंसी प्रोविजंस, जिनको आपातकालीन परिस्थितियों से यानी कि असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में इनका जिक्र भाग 18 में किया गया है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये इमरजेंसी के प्रोविजंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने नेक्स्ट वीडियो, अपने नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।